हेलो, मैं डॉक्टर वसीम फातिमा हूँ, गायनोकोलॉजिस्ट, ऑब्स्ट्रिशियन, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, डायरेक्टर ऑफ मोहम्मदी मेमोरियल हॉस्पिटल यानी कि डॉक्टर अकबर हुसैन हॉस्पिटल, बहादुरपुरा, with 35 years of experience in the field of gynecology and obstetrics. आज हम बात करेंगे बहुत ही बर्निंग टॉपिक, आजकल के हालात से लेके लाइफस्टाइल चेंजेस एंड पूरे उसके मद्देनज़र मैं बात करना चाहूँगी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ सिंड्रोम, PCOD इन शॉर्ट। देखिए, PCOD जो चीज़ है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये कोई एक डिज़ीज़ या डिसऑर्डर नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है मेरे लिहाज से। आजकल के जो हालात है, स्पेशली न्यू जनरेशन जो कि जिसका लाइफस्टाइल बहुत चेंजेस आ गए हैं लाइफस्टाइल में। पुराने यानी कि पिछले 25 साल में हम ये जो कंडीशन है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, जैसा कि हाइपरटेंशन है, जैसा कि डायबिटीज़ है, ये सब लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है। ये क्योरेबल है हम बशर्ते कि अगर अपनी लाइफस्टाइल ख़ुद हम चेंज करें। ओबेसिटी इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, तो ओबेसिटी कोई डिज़ीज़ नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल अगर चेंज करे ओबीस, तो ओबेसिटी इज़ विल गेट रिड ऑफ ओबेसिटी। सब में पहले मैं चाहूँगी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ जो कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है ये, इसको हम अपने लाइफस्टाइल चेंज करने में ये प्रॉब्लम को हम खुद ब खुद सॉल्व कर सकते। सब में पहले कैसा चेंज करना है? फर्स्ट थिंग, मेरे एक्सपीरियंस में 35 इयर्स एक्सपीरियंस में मैं ऑलमोस्ट डेली 5 to 10 जो है केसेस देखती हूँ, पेशेंट्स को देखती हूँ। तकरीबन 10 साल की उम्र की बच्ची से लेके मैं 45 इयर्स की औरत को भी ये PCOD जो अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस है, वो यूजुअली मेरे हिसाब से 80% प्रॉब्लम्स कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जो सोनोलॉजिस्ट ये दे रहे हैं कि हर केस को PCOD, क्योंकि PCOD जो है हर केस, अब अगर हम तकरीबन रोज़ के 50 पेशेंट देखें तो इसमें से 20 से 25 पेशेंट्स को PCOD बल्कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स पेशेंट्स लेके आते हैं, लेकिन इसमें से 25 पेशेंट्स में से हार्डली 2 केसेस PCOD के रहते हैं। तो सब में पहले तो देखते ही पेशेंट खाली ओबीस रहता, 9-10 साल की उम्र से लेके मैं देख रही हूँ जितने ये PCOD बल्कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से ये बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, और ओबेसिटी जस्ट बाई ओबेसिटी यानी कि मोटापा, अगर हम अपनी डाइट का ख्याल रखें, लाइफस्टाइल चेंज करें डाइट में, क्योंकि होममेड फूड, फ्रेश फूड इज़ द बेस्ट फूड। आजकल जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, होममेड फूड नहीं लेने से, न्यूट्रिशियस डाइट, हाई प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट डाइट नहीं लेने से ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स आ रहे, जिस वजह से ये PCOD का प्रॉब्लम आ रहा है। तो 70% केसेस में ओबेसिटी इज़ द कॉज, इज़ द एटियोलॉजी यानी कि कॉज। जस्ट हम ओबेसिटी को कम करें यानी कि मोटापे को कम करें, और हमारे जो है मोटापे से के साथ हम एक्सरसाइज का ख्याल रखें, वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज और डाइट, ये 3 चीज़ों का ख्याल रखने से 70% ऑफ PCOD जो अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस है, ये पूरे इसको हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो ओबेसिटी को कैसे सॉल्व करना है, आप लोगों को तो आजकल मालूम है कि यूट्यूब चैनल या कई चीज़ों से आप स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं, जो ओबेसिटी क्लिनिक्स है, उन लोग आपको गाइड कर सकते हैं कि न्यूट्रिशन से ओबेसिटी कम कर सकते हैं, हाई प्रोटीन and low fat and low carb diet, lot of vegetables and fruits and lot of plenty of ये आपके वाटर, पानी
कम से कम 12 ग्लास पानी पीना चाहिए एवरी 20 kg। हर 20 किलो वज़न के साथ हमको 1 लीटर पानी 24 घंटे में लेना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी किडनी केयर के लिए भी और ये ओबेसिटी को कम करने के लिए भी, तो ये बहुत बेहद ज़रूरी है। तो पीसीओडी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर मदर्स ले के आते हैं कि बच्चियाँ सुन रहे नहीं, तो मेरे पास मैं जब काउंसल करती हूँ कि बराबर जो है डाइट से और ओबेसिटी कम करने से, एक्सरसाइज से ये पीसीओडी के प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाते हैं। इर्रेगुलर जो पीरियड्स हो रहे हैं उनके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं बग़ैर कोई किसी हार्मोन्स के। हार्मोन्स हमको देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। हार्डली 1 और 2 पेशेंट्स को जिसको हम डायग्नोज कर रहे हैं कि पीसीओडी, क्लिनिकल कोरिलेशन कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड और क्लिनिकल कोरिलेशन जो कि गायनेकोलॉजिस्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो एक कंडीशन आया है हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, यानी कि प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो कि ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता। तो ये हार्मोन जो है खाली ओबेसिटी कम करने से नहीं कम होता है, ये हार्मोन्स हमको हार्मोन कम करने की दवा देना पड़ता, और इसमें थोड़े से हम लो डोज ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दे रहे, और इसके साथ ओबेसिटी का ख्याल रखना है, अपने लाइफस्टाइल डाइट का ख्याल रखना, न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ ही जो है हमको देखना है कि इसके साथ हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बच्चियों का टेस्ट कराना है, बच्चियां हैं या औरतें हैं। इसमें जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल हम देख के हिर्सुटिज्म यानी कि चेहरे पे बाल, ये मेल हार्मोन से होते हैं, तो वो एक टेस्ट करा लेना है। प्रोलैक्टिन एक टेस्ट करा लेना है। अगर हायर लेवल है प्रोलैक्टिन का तो एक्सरे स्कल करा लेना, रूल आउट करना है ट्यूमर्स वगैरह। तो ये तो बहुत ही कम है, बहुत इसकी जो है परसेंटेज बहुत कम है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर ज़्यादा है तो उसका ट्रीटमेंट करना है हमको, उसके साथ ओबेसिटी कम करना है, और इंशाल्लाह ये काम पूरा क्योरेबल है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीरियड्स खुद ब खुद रेगुलर हो जाते, विल टेक केयर ऑफ ऑल द हार्मोनल प्रॉब्लम्स। ये हार्डली 1 to 2% पेशेंट्स में पाया जाता, तो इससे कुछ घबराने की बात नहीं है। रेगुलर पीरियड्स अगर अपना लाइफस्टाइल का हम ख्याल रखें, ओबेसिटी का ख्याल रखें, न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, डाइट का ख्याल रखें, और वेट रिडक्शन कैसा करना है, एक्सरसाइज भी करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हम हमारे लाइफस्टाइल में देखिए आप, जो आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन आजकल बच्चियां और औरतें इसको गलत इस्तेमाल करके घंटों जो है सेडेंटरी वर्क स्टाइल ये है, एवरी हाफ एन आवर से ज़्यादा, आधे घंटे से ज़्यादा बैठ के हमको काम नहीं करना है। बच्चियां बोलते हैं कि हमारे घर में जो है फ्लैट सिस्टम आ गया है, हमारे घर में जगह नहीं है, तो एक रूम में बैठ के बेस्ट एक्सरसाइज इज स्किपिंग। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को यही बोलती हूँ, स्किपिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। स्किपिंग के लिए एक 2 टेबल्स की उतनी ज़रूरत है। आपके बेडरूम में बैठ के आप जो है स्किपिंग कर सकते हैं, इसको आपको ओपन स्पेस की ज़रूरत ही नहीं है। ओपन डोर एक्सरसाइजेस, बैडमिंटन है, जिसका जो हॉबी है वो कर सकते। जिसके पास ओपन स्पेस नहीं है, बेडरूम में आप स्किपिंग कर सकते, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जिसके पास स्टेयर्स है, आप स्टेयर्स का ऊपर नीचे कई बार 20-25 बार चलिए, आपको पसीना आके आपको खुद वो कर सकते। इसमें आप थोड़ा बहुत वंस अ वीक चीटिंग कर सकते। चीटिंग इसका मतलब ये है कि खाने में चीटिंग, हाँ आप संडे वगैरह बाहर जाइए, कुछ थोड़ा बहुत खा लीजिए आप, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर डाइट आप पिज़्ज़ा खा सकते, लेकिन उसके साथ आप फौरी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। आपको बर्नआउट करना है कैलोरीज। इनपुट जब आपका ज़्यादा होगा तो आपका आउटपुट, आप खाली बैठ जाएंगे या सो जाएंगे 10-11 बजे रात तक पिज़्ज़ा खा रहे हैं या बर्गर्स खा रहे हैं, तो उसको रात में सो जाएंगे आप 12-1 बजे, तो उसका बर्न कैसा होंगे, कैलोरीज बर्न कैसा होंगे, तो आउटपुट आपको वो नहीं होगा। इनपुट होते जाएगा तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग डेफिनेटली आपका वेट गेन फिर होएगा।
तो ये बेहद ज़रूरी है पीसीओडी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, पीसीओडी से मेरे पास पेशेंट से आते, मैडम इनकी शादी होने वाली है, क्या ये पीसीओडी से, रेगुलर पीरियड से? ये कॉमन क्वेश्चंस है हमारे उसमें प्रैक्टिस में, कि पूछते हैं कि मैडम कैसा होगा, इनको प्रेगनेंसी होंगी या नहीं होंगी, इर्रेगुलर पीरियड से इनको बाद में तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि इर्रेगुलर पीरियड्स में भी लोग मेरे पास पेशेंट्स, यंग पेशेंट्स कंसीव बराबर करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको अल्ट्रासाउंड से जाना है, देखना है ओवुलेशन हो रहा नहीं हो रहा, और ओवुलेशन के लिए 3 मंथ्स 6 मंथ्स हम देखते हैं, उनके लाइफस्टाइल के वास्ते चेंजेस के लिए हम एडवाइस देते हैं। उसके बाद ही पूरे टेस्ट करा लेके कहाँ प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, 1 ईयर के बाद दोनों हस्बैंड एंड वाइफ 1 ईयर साथ रहना है। देखिए आजकल हस्बैंड 1 महीने 2 महीने में साथ रह रहे, वाइफ यहाँ पर रह रहे, हस्बैंड बाहर रह रहे, तो 1-2 महीने में ऐसे नए माहौल में जब बच्ची जाती है तो बहुत उसको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता, तो स्ट्रेस इटसेल्फ कॉजेज एन ओवुलेशन, सो दिस इज़ वेरी बैड। 1 महीने में 2 महीने में मदर इन लॉ सासा लेके आते, मैडम देखिए ये बच्ची को जो है क्या प्रॉब्लम है, इनको प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, इनको पीरियड्स आ जा रहे शादी के बाद, और मेरा बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे थोड़े टेस्ट उनके भी करा लेंगे 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, तो वो राज़ी नहीं होते। तो 40% ऑफ इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ मेल्स। तो शौहर को भी चाहिए कि अपने छोटे से सीमन एनालिसिस, सीरम टेस्टोस्टेरोन, थोड़े से टेस्टा कराना है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो यूजुअली पहले जो है फीमेल प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा होता था, मेल्स कम होता था, लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज़ेस से लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स ऐसे आ गए हैं जो कि फीमेल्स में भी हो रहे, मेल्स में भी हो रहे। मेल्स में भी ओबेसिटी प्रॉब्लम आ रहा, जिसके वजह से, और उनका जो लाइफस्टाइल है चेंज हो गया है, पूरा फास्ट फूड हो गया है, उसमें सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल कम आ रहा, उसमें ओलिगोस्पर्मिया आ रहा, ये सी फूड वगैरह बहुत ज़्यादा ले रहे हैं मेल्स, इसमें सी फूड आ रहा है, तो सी फूड से थोड़े से प्रॉब्लम्स ओलिगोस्पर्मिया बोल के आ रहा। तो मेल्स को भी चाहिए, शौहरों को भी चाहिए अपना टेस्ट कराएं, ओबेसिटी कम करें, अपना लाइफस्टाइल चेंजेस लाएं, उनके रेगुलर डाइट और स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट, रेगुलर टाइमिंग्स होना है, हर चीज़ में रेगुलरिटी मेल्स में भी होना, फीमेल्स में भी होना। तो ये इलाज इनफर्टिलिटी का जो है दोनों एज अ कपल आना चाहिए हमारे पास, बशर्ते कि खाली वाइफ के ऊपर इतना प्रेशर रहता, गर्ल औरत के ऊपर, बच्ची के ऊपर, यंग मैरिड बच्ची के ऊपर, ये तो गलत ख्याल है, गलत बात है ये। तो ये जब भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने हस्बैंड के साथ आइए, और मुझे जवाब ये मिलता कि नहीं, हमारे हस्बैंड को हमारे मदर इन लॉ बोल रहे कि नहीं भिजाते, आप चले जाओ, आप अपनी मम्मी के साथ आइए, क्या प्रॉब्लम है देखिए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास बताइए, और फिर हमको आइए, हमारे बेटे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बेटे में प्रॉब्लम है या मेल्स में प्रॉब्लम है, हमको एज अ कपल डील करना रहता। तो कपल, मेरा मशवरा ये है कि एज अ एडवाइस, एज अ स्पेशलिस्ट, कि कपल आए तो जो है बहुत अच्छा रहता, और उनका जो एटमॉस्फेयर है, बच्ची खुल के हमारे को बोल सकती पूरा, मदर इन लॉ के सामने, सास के सामने, ससुराल के सामने। नई बच्ची, उसको एडजस्ट होने 6 मंथ्स to 1 ईयर लगते हैं, नए माहौल में, नए पूरे लोगों को समझना पड़ता है उसको, तो उन्हें स्ट्रेस में रहती है। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप लोग सेकेंड हनीमून के लिए चले जाइए, उसके बाद भी कंसीव नहीं करें आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर सेकेंड हनीमून। माहौल को अलग चेंज करना है, घर के माहौल से अलग होना है, नए माहौल से अलग होना है, उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता बच्ची को। और कई बच्चियां में डिप्रेशन में आ रहे हैं, उन लोग मेरे को आई कांटेक्ट नहीं कर सकते बेचारे, क्या प्रॉब्लम है खुद अपना नहीं बोल सकते उन लोग। तो ये साइकोलॉजिकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, एनोवुलेशन हो रहा है, जबकि ओवुलेटरी इरेगुलर साइकिल्स में भी ओवुलेशन होता है, और प्रेगनेंसी खुद ब खुद नेचुरल होती है। तो ये बहुत सारे मैं लोगों को मैं ये एडवाइस करूँगी कि ख़ास तौर पे यंग कपल्स को कि अपने जो है हस्बैंड्स के साथ आएँ, मदर इन लॉस परमिशन दें कि जाके बताओ, देखो, और आफ्टर 1 ईयर
के बाद जो है हस्बैंड एंड वाइफ साथ रहने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तब गायनिक चेकअप कराना चाहिए। और अगर मेल में कुछ प्रॉब्लम है तो हम खुद एंड्रोलॉजिस्ट के पास, यानी कि मेल के जो स्पेशलिस्ट रहते हैं, हम खुद उनके पास भी जाते हैं, रेफ़र करते हैं। और जो भी प्रॉब्लम है, 99% प्रॉब्लम जो है जिसका कॉज़ है वो जो है सॉल्व कर ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, कोई ऐसी बात नहीं है। डिवोर्स रेट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं 6 मंथ्स टू 1 ईयर में, कि ये हो ही नहीं सकता। ट्यूबल ब्लॉक्स अगर है तो हम जो है उनको, उसका भी इलाज है। ट्यूबल ब्लॉक है तो बजाय ब्लॉक्स, हम पहले 20 साल पहले ब्लॉक्स को ऑपरेशंस करते थे ट्यूबल ब्लॉक के। पेटेंसी टेस्ट कराए बाद ट्यूबल ब्लॉक निकला तो आजकल तो डायरेक्ट जो है हम आईवीएफ वगैरह करते हैं। बहुत अच्छा साइंस की टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है हम आज हमारे पास, जिससे जो है आईवीएफ वगैरह, या फिर अगर ट्यूबेक्टमी करा लिए बाद भी जो है कई कपल्स आते हैं हमारे पास बहुत सारे के और एक हमको प्रेगनेंसी चाहिए, तो इसके लिए भी पहले हम रीकैनालाइजेशन करते थे, लेकिन रीकैनालाइजेशन का फेलियर रेट, सक्सेस रेट बहुत कम है। तो हम डायरेक्ट एडवाइस इन लोगों को भी आईवीएफ वगैरह के लिए करते हैं, जिसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में भी बहुत ही टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ गई है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं देख रही हूँ कि डिवोर्स रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं पिछले 10 साल से। क्यों? कि फ़ीमेल फैक्टर है, ट्यूबल ब्लॉक है, इनको तो बच्चे ही नहीं हो सकते। तो ये गलत ख्याल है। तो क्योंकि मैं मीडिया में आई हूँ इसी को दूर करने के लिए। और एक चीज़ मैं बहुत अहम बोलूँगी, इससे पहले भी मैं ईटीवी पे बोली हूँ, बज़्म ख़वातीन ईटीवी प्रोग्राम में तो 14 एपिसोड्स दी हूँ मैं, कुरान और एम्ब्रियोलॉजी को रिलेट करते हुए, कुरान और हदीस से पूरे कई सूरों को तर्जुमा करके रिलेट करी हूँ। आईवीएफ जो है, जब स्पर्म जो रहता है मेल फैक्टर, स्पर्म और औरत का फैक्टर ओवम रहता है जिसको एग बोलते हैं oocyte, तो ये जो हम मेल यानी शौहर का जो लेते हैं स्पर्म और वाइफ का लेते हैं ओवम, इसका जो आईवीएफ, इससे जाइगोट बना के जो ब्लास्टोसिस बना के अंदर यूट्रस में डालते हैं, ये बिल्कुल शरई इलाज है। ये अन इस्लामिक नहीं है, ये हराम चीज़ नहीं है। कई लोगों को मालूम नहीं है, कई लोग आ रहे हैं मेरे पास पूछने के लिए, और ये मैं आपको मुफ्ती साहबों से मेरी बात हो चुकी है, मैं उन लोगों को समझाई हूँ ये क्या चीज़ है आईवीएफ, और उनसे ही मुझे नॉड मिला है। उसी के बाद मैं बोल सकती हूँ कि आईवीएफ जो है शरई इलाज है। हाँ, सरोगेसी जो है हराम चीज़ है, या डोनर स्पर्म, तो शौहर से हटके कोई दूसरे का स्पर्म डालना बीवी के रहम में, ये गलत बात है, ये बिल्कुल हराम चीज़ है। और डोनर स्पर्म या डोनर ओवम ये, या सरोगेसी यानी कि हस्बैंड और वाइफ का स्पर्म और oocyte मिला के दूसरी औरत के रहम में डालना, ये भी हराम चीज़ है, अन इस्लामिक चीज़ है, ये इस्लाम में अलाउड नहीं है। तो ये चीज़ें मैं क्लियर करूँगी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ और एक क्लियर करना है, मेरे को अभी याद आ रहा कि बहुत लोग बोलते कि लड़का जो पैदा होता है वो सिर्फ़ औरत ज़िम्मेदार है। ये मैं सियासत में 25 साल पहले मेरे सीनियर प्रोफेसर इस चीज़ को वाज़े करे हैं, और मैं भी कई ईटीवी में बज़्म ख़वातीन में ये भी बोली हूँ कि ये औरत खाली एक्स क्रोमोज़ोम इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मर्द आदमी में एक्स और वाई क्रोमोज़ोम रहता। जब एक्स मर्द आदमी का एक्स औरत से मिलता है तब लड़की पैदा होती है। जब वाई क्रोमोज़ोम मेल का यानी शौहर का मिलता है एक्स क्रोमोज़ोम बीवी का, तो एक्स एंड वाई
मेल यानी कि लड़का पैदा होता, तो इसकी ज़िम्मेदारी औरत की नहीं है ना शौहर की है, ये सिर्फ़ अल्लाह ताला के बज़ में है जो कि लड़का पैदा करना। मैं कुरान का तर्जुमा मैं आपको एक सूरे का बोलती हूँ जो मैं ईटीवी में बोली थी कि हम अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम जिसको चाहे लड़के देते, जिसको चाहे लड़कियां देते, जिसको चाहे दोनों देते, जिसको चाहे कोई औलाद नहीं देते। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही अपने माशरे में ये ख़ास तौर पे इंडिया में ये बहुत गलत ये है कि औरत के बस में है लड़कियां देना, लड़के पैदा करना या लड़कियां पैदा करना, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। और एक मैं क्योंकि लैप्रोस्कोपिक सर्जन भी हूँ, पहले हम ओपन हिस्टेक्टमी करते थे, आजकल तो हम की होल सर्जरी यानी कि लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी कर रहे हैं। इसके कई वजूहात रहते हैं, लेकिन इसके हिस्टेक्टमी के बाद शौहर या सास वगैरह ये समझते हैं कि औरत काबिल ही नहीं रहती शौहर के। ये बिल्कुल गलत बात है। बच्चेदानी से, यूट्रस से शौहर के सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन का या हैप्पीली मैरिड लाइफ का ताल्लुक़ ही नहीं है। बच्चेदानी का फंक्शन सिर्फ बच्चे को रखना है, 9 महीने बड़ा करना है और उसके बाद फिर वो अपनी मुट्ठी की साइज़ में आ जाती है और ये नीचे के पेट के हिस्से में रहती, आंग में नहीं रहती। आंग यानी कि वजाइना से शौहर का ताल्लुक़ रहता। तो ये भी मिसकंसेप्शन है बहुत ही अपने माशरे में कि बच्चेदानी निकालने के ऑपरेशन के बाद यानी कि लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी हो या ओपन या तो टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी TH जो बोलते ऊपर से कट करके जो हिस्टेक्टमी करते, इसके बाद औरत जो है काबिल नहीं रहती, बीवी जो है औरत नहीं रहती और शौहर के काबिल नहीं रहती। ये बिल्कुल गलत बात है। इससे कोई इसका कनेक्शन नहीं है। तो ये प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। एज अ गायनोकोलॉजिस्ट विद 35 इयर्स एक्सपीरियंस मैं जो बोल रही हूँ इसको प्लीज़ सेकंड टाइम अपना एक सेकंड थॉट लीजिए और इसको सीरियस लेके ये आप लोग सोचिए कि औरत ही रहती है और बिल्कुल हैप्पीली मैरिड लाइफ जो है गुजार सकती है। तो ये एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूँगी। हालांकि टॉपिक था PCO, मैं बहुत सारी चीज़ें PCO से हट के भी मैं जनरल अवेयरनेस के लिए आप लोगों के लिए ये पिछले 5-10 मिनट्स में बोल रही हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोग ख्याल रखिए एंड टेक केयर। मोहम्मदी मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि डॉक्टर अकबर हुसैन हॉस्पिटल्स के नाम से बहुत मशहूर है, पिछले 44 इयर्स से सर्विस ओरिएंटेड हॉस्पिटल है ये और इसमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव एंड क्वालिटी सर्विस अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जनरल सर्जरी के अलावा गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्ट्रिक्स है, इनफर्टिलिटी है, लैप्रोस्कोपी एंड ओपन सर्जरी होती है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, जनरल मेडिसिन है, डेंटल सर्जरी है और ICU की भी सहूलत स्टार्ट हो गई है। फुल फ्लेज लैब है, लैब के सर्विसेज है और इसमें 2D इको अल्ट्रासाउंड है, 2D इको है, कार्डियोलॉजी है, पल्मोनोलॉजी है, जनरल मेडिसिन है अपार्ट फ्रॉम जनरल सर्जरी एंड गायनॉप्स। पीडियाट्रिक्स भी है यहाँ पर, पीडियाट्रिक सर्विसेज भी अवेलेबल है।